वेलकम गाइस, वेलकम सनराइज करियर एकेडमी, ओम प्लाज़ा ट्रैफिक चौराहा करवी चित्रकूट में। और आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 प्रेजेंटेड बाय सिद्धांत, यानी मैं सनराइज करियर एकेडमी में पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। इससे पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट देख चुके हैं। और आज जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बन सकते थे मैंने इसमें लिखे हैं। और ये जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस है यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और बाकी सारे सी ग्रेड के एग्ज़ाम्स। तो चलिए देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें हुआ क्या था, क्या क्या इसमें नए रूल बदले गए थे, मुख्य क्या क्या था और हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ इसमें देखते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट, सबसे पहला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस। अब देखिए, इससे पहले जो पद बदला गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बदला गया था। अब उसमें क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वह है वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल तो था ही, लेकिन यहाँ पर जो पद बदला गया है, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है कि जो पद बदला गया था वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, ना कि पूरे पूरे बंगाल का। और इसमें जो सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल बन के आया वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है यहाँ पे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको ये माइंड में रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, लेकिन भारत का, अगर हम भारत की बात करें, पूरे पूरे संपूर्ण भारत की, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति कर दी गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इससे पहले हमने देखा 1713 के चार्टर 1713 सॉरी इससे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी में उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। लेकिन फिर से 20 साल बाद, अच्छा उसमें एक चीज़ ये भी बोला गया था कि कंपनी का एक तरीके से जो व्यू है, जो रिव्यू है, वो 20 साल बाद किया जाएगा। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट और ये कौन सा एक्ट है, 1833, हो गए 20 साल। 20 साल के बाद फिर से एक नियम आया। इससे पहले 1813 में 13 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईआईसी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी चीनी और चाय में उसका एकाधिकार बना हुआ था। अब 1833 के इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब कि जिस जिस चीज़ में एक ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, उसी सब चीज़ों में बाकी यूरोपियन कंपनी भी अब व्यापार करेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। मैकॉले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में चुना गया। इससे पहले 1813 के अधिनियम में हमने देखा था कि उसमें जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, हमने पढ़ा था उसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में से 1813 के अधिनियम एक्ट के तहत एक पद को कम कर दिया गया था, मतलब 4 सदस्यों में से एक सदस्य को कम करके 3 सदस्य कर दिए गए थे। लेकिन 1833 में उन 3 सदस्यों में फिर से एक सदस्य जोड़ा गया जो था मैकॉले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में चुना गया। इन्हें अपूर्ण सदस्य का दर्जा
प्राप्त था। इन्हीं मैकॉले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसको माना गया है। आपका आंसर होगा मैकॉले। आधुनिक शिक्षा कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन मतलब सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ज्ञान, और एक तरीके से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हमारे देश में जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज थे उसमें टेक्नोलॉजी का जो स्टडी है पाठ्यक्रम है वो चलाया गया। इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए और बाकी अदर रेलवे, यूपी पीएससी, यूपी एमपीपीएससी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा मैकॉले, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के चौथे सदस्य यानी मैकॉले। उसके बाद देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा है विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, इसके अध्ययन मैकॉले थे। ये खैर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1843 में दास प्रथा की समाप्ति की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर में पूछ लिया करता है, तो इसको गाइज अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा। 1843 में दास प्रथा की समाप्ति की गई और विधि के संहिताकरण का काम प्रारंभ किया गया। ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वाला ऊपर जो पॉइंट है 5 का वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसी को आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। अब आया है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ था? अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। 1833 में भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया। हालांकि वो सिर्फ एक तरीके से कागज़ी बन के रह गया, उसको पास नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ प्रावधान लाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में कि भारत में अब जो सिविल सर्वेंट की नियुक्ति है वो एक परीक्षा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन उसको एक तरीके से पूर्ण रूप से पारित नहीं किया गया। पारित इसको किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि भारत में खुले रूप से सिविल सर्वेंट की नियुक्ति होनी चाहिए परीक्षा के तौर पर। मतलब कि पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद उसको सिविल सर्वेंट माना जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। सिविल, पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सिविल सेवाओं तथा अन्य सभी भर्तियों में नियुक्ति का आधार परीक्षा को बनाया गया। अब देखिए, इसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं थी, उसमें जो सरकारी कर्मचारी है उनकी नियुक्ति के लिए, यहाँ तक कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए भारत में जो आधार बनाया गया कि किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी चाहे वो छोटे पद का हो चाहे वो बड़े पद का हो, अगर उसको गवर्नमेंट सर्विस करनी है या गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो सबसे पहले उसे परीक्षा पास करनी होगी। एक तरीके से जैसे अभी हम किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आईएएस, आईपीएस, इन सब के ये सब बनने के लिए हम एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की पद्धति शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया। पूरे भारत के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक नोट के रूप में आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया। ये थोड़ा सा यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। एक बात और, जैसे इसमें बताया गया है कि सिविल सेवाओं तथा अन्य सभी भर्तियों में नियुक्ति का आधार परीक्षा को बनाया गया, यानी सिविल सर्वेंट और बाकी अन्य गवर्नमेंट नौकरी इस परीक्षा के आधार पर दी जाएगी। और ये जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ये खुले तौर पर भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। कहने का मतलब कि अब जो सिविल सर्वेंट की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, उसमें भारत के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारे देश में सिविल सर्वेंट बनने वाले जो शख्स थे, जो आदमी थे, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम भारत के सबसे पहले आईएएस कौन थे? हमारा आंसर होगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं।
तीसरा पॉइंट है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी को लेकर, इस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय क्षेत्र प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया। अब देखिए 1833 और 1853 कितने साल का फ़र्क है? 20 साल का। इसमें ये देखा गया कि कोई भी नियम अगर ब्रिटिश सरकार ला रही है तो एक्चुअल में वो वर्क कैसे कर रहा है उसको 20 साल तक देखा जाया करता था, उसका रिव्यू और पॉइंट लिया जाया करता था, और जैसा वो वर्क कर रहा है जो भी उसमें कमी आ रही है हर 20 साल बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाया करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट में देख लेते हैं नोट में क्या है। इसमें लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे ये भी बोला जाता है कि यह घटना भारत के स्वतंत्र एक तरीके से बोल सकते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई। 1857 में हमारे देश में एक तरीके से हर क्षेत्र में हर राज्य में उथल पुथल हो गई थी। ब्रिटिश सरकार को भारत में नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो गया था। एक तरीके से इसमें जो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था जिसे सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो शुरू होती है मेरठ से दिल्ली तक पहुंचती है, झांसी में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, एक तरीके से पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। हाँ, लेकिन इसका 1857 का एक अलग से वीडियो, अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें बताएंगे कि एक्चुअल उस टाइम पे 1857 में हुआ क्या था। लेकिन अभी बेसिकली ये जानना ज़रूरी है पॉलिटी के हिसाब से कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार को भारत में नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जब ये 1857 का जो विद्रोह था पूरे देश में, इसको जब दबाया गया तो दबाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण चेंज आए हमारे देश में। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि नियम में बदलाव किया गया। सबसे पहले बदलाव तो यही था कि जब ये 1857 का विद्रोह दबाया गया उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त करने का मतलब यह है कि पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से सरकारी बना दिया गया। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें सरकार का कंट्रोल होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत का शासन था वो सीधे तौर पर ब्रिटेन की महारानी के हाथ में दे दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1857 के क्रांति के बाद भारत में किसका शासन था या डायरेक्टली शासन किसके हाथ में चला गया। तो सीधी सी बात है 1857 में के बाद क्रांति के बाद भारत का शासन मुख्य रूप से ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी देखिए इससे पहले 1853 में नियम आया था, अधिनियम आया था, लेकिन तुरंत 1858 में आने का इसका यही कारण था 1857 की क्रांति। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें मुख्य पॉइंट्स हमारे क्या बन सकते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी के शासन की समाप्ति कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया गया। कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अब जो सीधे तौर पर शासन कर रहा है वह है ब्रिटिश ताज। और ब्रिटिश ताज की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटिश ताज की ओर से भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव या मंत्री तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का निर्माण किया गया। अब ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया को भारत में शासन करने के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या इसमें आंकड़े पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक पद और बदला गया। अभी आप देख रहे हो तीसरी बार पद बदला जा रहा है। एक 1773 में बदला गया था, उसके बाद 1833 में। अब जो पद बदला जा रहा है वो है 1858 में। अब ये पद क्या था? गवर्नर जनरल, पॉइंट नंबर 3, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई तथा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अब इससे पहले हमने देखा कि गवर्नर जनरल
बंगाल का बना, उसके बाद गवर्नर जनरल पूरे भारत का। अब गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का वायसराय। वायसराय एक तरीके से ब्रिटेन में बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत बड़ा पद होता है, एक तरीके से सरकार ही मान सकते हैं इसको। अब जो पहले वायसराय थे हमारे भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सबसे पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये एग्जाम में वन लाइनर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वायसराय थे और इससे पहले गवर्नर जनरल और गवर्नर आ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं 1700 एक तरीके से 1784 में जो दो संस्थाएं बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक तरीके से कंपनी के आर्थिक मामले और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामले देखने के लिए संस्थाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। 1773 में जो द्वैध शासन की प्रणाली शुरू हुई थी उसको 1858 में ख़त्म कर दिया गया, पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। और ये इतने सारे जो रूल्स बने हैं, ये रूल 1857 की महान क्रांति, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है या पहले आज़ादी की पहली लड़ाई भी कही जाती है, इसके बाद इतने सारे रूल्स चेंज हुए। सनराइज़ करियर एकेडमी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तरीके से इसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं और पॉलिटी के मैं छोटे से छोटे और जितने बारीक से बारीक पॉइंट बन सकते हैं मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक तरीके से जितनी डीप नॉलेज होगी और जितनी बारीकी से आपको नॉलेज होगी उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको सनराइज़ करियर एकेडमी, जो कि ओम प्लाजा ट्रैफिक चौराहा करवी चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश में, इसमें एडमिशन लेना है तो आप इन दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।